Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of September 2024. तो गाइस आज है तारीख 3 सितंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मूसी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों एक टर्म है फ्रेगाइल 5 करके, ये चर्चाओं में देखने को मिला है। आपने बताना है इस फ्रेगाइल 5 के अंदर में कौन से 5 देश हैं जो इसका हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर ए चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड थाईलैंड, या ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर सी रशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू, या ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट, नाइजीरिया, कीनिया, घाना एंड मोरक्को। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर में इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। दुनिया की मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर दी गई है। एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी आप देख पाएंगे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ इन 2024 के बारे में। तो आखिरकार इन देशों को डेंजरस कंट्रीज का टैग किस आधार पर दिया गया है, तो दोस्तों इसको लेकर एक इंडेक्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये इंडेक्स दर्शाता है कौन से देश में कितनी ज़्यादा शांति बनी हुई है और कौन से देश में कितनी अशांति फैली हुई है। अब अशांति उस देश के अंदर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो सकती है, कोई और वॉर वाला सिचुएशन है या कोई और इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कई सारे कंट्रीज़ के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं करंट समय पर, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, ये सब वॉर में फंसे हुए हैं और कई सालों से वहाँ पे अगर एक अशांति सी बनी हुई है, लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, तो उसको यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री का टैग दे देता है यहाँ पर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो 2024 का जो ये इंडेक्स है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देख पाएंगे तो कई सारी कंट्रीज़ को इन्होंने रैंकिंग दी है और सबसे आखिरी में जो देश रखे हैं वो कुछ ये कंट्रीज़ की लिस्ट आपको दोस्तों यहाँ पे नजर आएगी। सबसे लास्ट में है येमेन, उसके अलावा सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, रशिया, इजराइल, माली। ये सब कंट्रीज़ दोस्तों बिल्कुल लास्ट में रैंक करे गए हैं, यानी कि करंट समय पर ये डेंजरस कंट्रीज़ मानी गई हैं साल 2024 में, जिसमें ट्रैवल करने के लिए भी अवॉइड करने को बोला गया है कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर में। चाहे वो मनी कंट्रोल का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इन कुछ देशों के बारे में जो बिल्कुल लास्ट में रैंक कर रहे हैं। भारत की रैंकिंग इसमें 116 है और पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पर फिर भी 140 के आसपास यानी 140 आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों देश आता है येमेन। तो येमेन को आप देख पाएंगे सऊदी अरेबिया से एक बड़ी बाउंड्री को यहाँ पर शेयर करता है, ओमान के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, बगल में रेड सी है। तो येमेन में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हुई है, देखिए येमेन का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स का स्कोर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। 3.397 के आसपास स्कोर दिया गया है और इसको यहाँ पे बोला जा रहा है साल 2015 से अभी तक की ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस कंट्री है। क्यों? यहाँ पे लगातार बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिल जाती हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार कोलैप्स हुआ है। रीज़न यह है यहाँ पे जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ, उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झड़प है इस देश के अंदर में सरकार और हूदी रेबल्स के बीच में, इस झड़प को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है बाकी कंट्रीज से। चाहे बाहर के हम ईरान की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, उनकी वजह से भी येमेन के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार फैला हुआ है। जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, उनकी सफरिंग्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ये 2015 से अभी तक एज इट इज़ बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पर येमेन को बिल्कुल लास्ट में रखा गया है, ये आपको क्लियर हो गया।
तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स किस बेसिस पे काम करता है। ये अलग अलग देशों को ऐसी रैंकिंग देता है जहाँ पे मान लो सेफ्टी अच्छी है, उस नेशन की एक स्थिरता बनी हुई है, कोई वॉर वॉयलेंस कुछ नहीं है, तो उसको यहाँ पे अच्छी रैंकिंग देगा। सिंपल सी बात है, वो टॉप पर जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे वॉयलेंस भी है, वॉर भी हो रही है लगातार, है ना, वो सेफ प्लेस नहीं है, वो देश कभी भी कोलैप्स कर सकता है। ऐसे कुछ सिनेरियोज है, तो उनकी रैंकिंग यहाँ पर वो बिल्कुल लास्ट में रखता है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स खुद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल इस प्रकार की इंडेक्स रिलीज करते हैं। 163 कंट्रीज की यहाँ पर ये रैंकिंग इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो येमेन को लास्ट में रखा गया, क्यों रखा गया वो समझ में आ गया। दूसरा कंट्री जो सेकंड लास्ट है वो है सूडान। सूडान के बारे में कल भी हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से सूडान के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2024 में हालात सूडान के और ज़्यादा ख़राब हैं। 2019 में यहाँ पर सरकार पलट गई, मिलिट्री ने रूल करने की कोशिश की, बट आपस में मिलिट्री की यूनिट्स भी भिड़ गईं। आज भी यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है कि केवल 2024 की अगर मैं बात करूँगा तो जो आपस में भिड़त हुई हैं, उसी भिड़त में 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ के निकल चुके हैं। तो ये क्राइसिस करंट समय पर सूडान में है। फिर सूडान के बाद तीसरा है साउथ सूडान। जस्ट इसके नीचे ही पड़ोसी देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका स्कोर भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है इस इंडेक्स के अंदर में। ये भी डेंजरस कंट्रीज़ की लिस्ट में आज के समय पर प्रेजेंट है। क्यों? यहाँ पर भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एथनिक वायलेंस है लगातार, यहाँ पे कोई सरकार की स्टेबिलिटी बनकर आई नहीं है। 2011 में ही यहाँ पर यह देश आज़ाद होता है, लेकिन उसके बाद से लगातार ये शांति को बनाने में असफल रहा। स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाई। जो लोग हैं वो लगातार खतरे को फेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स इनके ऊपर में पड़ रहे हैं। तो ये हो गई साउथ सूडान की बात। लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग जो कंट्री था वो है दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बताया जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में कि स्कोर जो है अफगानिस्तान का ये 2021 से खराब होना शुरू हुआ। 2021 से पहले फिर भी यूएस ने गवर्नमेंट बना रखी थी वहाँ पे, जिसके बेसिस पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी बना हुआ था। लेकिन ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर निकला, तालिबान का वापस से यहाँ पे रूल आ गया। और आपको पता है 2021 में तालिबान ने सारी पावर्स कैप्चर कर लिए और आज भी अफगानिस्तान को तालिबान ही रूल कर रहा है। तो तालिबान के रूल करने के बाद में देश के अंदर में लगातार इनस्टेबिलिटी आई है, टेररिज्म का रिस्क बढ़ा है, किडनैपिंग्स, उसके अलावा वायलेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर हमको देखने को मिला। ठीक है, वेमेन राइट्स आज के समय पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। यूएन बार बार इस मैटर को भी उठाता है, तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है आज के समय पर। इस बेसिस पे जो अफगानिस्तान है इसको भी डेंजरस कंट्रीज़ के लिस्ट में ऐड किया है। अफगानिस्तान के बाद में दोस्तों यूक्रेन को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ग्लोबल पीस इंडेक्स एक क्राइटेरिया सेफ कंट्री का भी रखता है, लेकिन आज के समय पर यूक्रेन में इतनी सेफ्टी है नहीं। क्योंकि फरवरी 2022 में हमने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, यूक्रेन की सेफ्टी और स्टेबिलिटी एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2024 तक अगर हम देखेंगे तो खुद इस पूरे युद्ध के अंदर में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, देश छोड़ छोड़कर आसपास के देशों में फैल चुके हैं। जो शहर हैं लगातार डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है, होम स्कूल हॉस्पिटल जो भी हो सबको यहाँ पर रशियन बॉम्ब्स ने बर्बाद कर दिया है। तो ये भी यहाँ पर इस लिस्ट में है। फिर आता है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है आज के समय पर। यह देश लंबे समय से एक प्रॉब्लम फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे अफ्रीका का इतिहास अगर हम देखते हैं, अफ्रीका में जितने भी 50+ कंट्रीज़ हैं उनका पूरा इतिहास देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेडलिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखे गए हैं। और करंट समय पर भी ये इस प्रकार के जो वायलेंस है वो चल रहे हैं। इतने साल हो चुके हैं, अभी रिसेंटली 4.5 साल से ये वायलेंस चल रहा है। इस वायलेंस में इतने ज़्यादा लोगों की जान गई है कि दोस्तों रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर किसी युद्ध में जान सबसे ज़्यादा लोगों की गई हैं तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर ही है। ये रिपोर्ट खुद इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की साइट से आई है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक हाईली डेंजरस प्लेस माना गया है। मिलियंस ऑफ लोगों की यहाँ पर जो जान है वो आज के समय पर अटकी हुई है। तो ये बात हो गई डीआरसी की। देन उसके बाद में दोस्तों बात आती है सीरिया की। सीरिया भी यहाँ पर एक डेंजरस कंट्री के रैंकिंग में यहाँ पर ऐड किया गया है। क्यों? 2011 जो है ना, ये साल सीरिया के लिए बहुत ख़राब था। 2011 में एक सिविल वॉर हुआ और उस गृह युद्ध की वजह से सीरिया दुनिया का मोस्ट डेंजरस कंट्री बन गया।
इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सीरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इतने ज़्यादा बर्बाद हैं कि आज भी वो बर्बाद ही पड़े हुए हैं। उनको वापस से कह सकते हैं कि सही नहीं किया गया। ये कुछ फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड, हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया गया था उस सिविल वॉर के अंदर में। एक ऐसी भयानक सिचुएशन जहाँ पे मतलब मिलियंस लोग दोस्तों अपने देश में ही इधर से उधर भाग रहे थे। फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिली। खाने को यहाँ पर अनाज बहुत मुश्किल से मिला। बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पाई। तो उस बेसिस पे सीरिया को इस लिस्ट में रखा गया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रशिया भी इसी में एडेड है, क्योंकि रशिया 2024 की वजह से एडेड है। क्यों 2024 में? क्योंकि मैंने बोला ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल रैंकिंग लेकर आता है, तो रशिया का स्कोर इस साल ख़राब कर दिया गया। रीज़न कि रशिया में भी काफ़ी सारे डेंजर्स हैं, क्योंकि 2 साल से 2022 हो गया, 23 हो गया, नाउ 24 हो गया, 24 भी आधे से ज़्यादा साल निकल गया। तो अभी तक ये वॉर चल रहा है, वॉर थमा नहीं है, और रशिया यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, यूक्रेन का कुछ खास नहीं कर पाया अगर हम ऐसा देखें तो और रशिया को भी ऑब्वियसली बात है बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा लॉस फेस करने को मिला है, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने भी फेस करे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं, तो इससे कई सारा जो हेल्थ रिस्क है वो देखने को मिल सकता है पॉपुलेशंस को। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे रशिया को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री के अंदर में ऐड किया गया है। तो ये लिस्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसी लिस्ट में इजराइल भी एडेड है, और इजराइल के पीछे का रीज़न मुझे शायद बताना ही ना हो। इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जो ये लगातार युद्ध चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर इजराइल भी एक सेफ प्लेस करंट समय पर नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। आज के हमारे अखबार में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट होनी है आज ब्रुनई में। वैसे अभी तक अगर हम देखें तो ब्रुनई वो पहुंच चुके हैं। ब्रुनई के बाद में कल वो सिंगापुर जाएंगे, और 2 देशों की विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोनों देशों का जो लोकेशन है वो अच्छे से एक बार मैप में देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्योंकि ब्रुनई में बहुत लंबे समय बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आखिरी बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ब्रुनई विजिट करे थे 2013 में। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी विजिट करे थे 2016 में, और कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ब्रुनई के साथ में साइन करे गए। तो अभी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी ये फर्स्ट इंडियन पीएम है जो यहाँ पर एक बायलैटरल विजिट दे रहे हैं। ठीक है, इनके विजिट के दौरान क्या होगा कि ये ब्रुनई के जो किंग हैं, जो राजा हैं, उनके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। किंग कह लो, सुल्तान, प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका नाम है हसनल बोलकिया। तो उनके साथ में कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। अब क्या क्या बातचीत होगी देखो, कल तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि आज ये मीटिंग होने वाली है। पीएम पहुंच चुके हैं ब्रुनई में। अब अभी के लिए आर्टिकल में बोला यह जा रहा है कि पीएम मोदी का और जो कुछ और भी यहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स जाने वाले हैं इन 2 देशों में, मेन पर्पस होगा कि इन देशों के साथ में व्यापार और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हम तवज्जो दें। अब प्राइम मिनिस्टर ने फोकस यहाँ पर यह किया है कि ब्रुनई की कैपिटल में जाएंगे। उसके अलावा दोनों देशों का मेन पर्पस ये होगा बड़े बड़े डिस्कशंस हो, बड़ी बड़ी मीटिंग हो, क्योंकि इससे पहले साल 2018 में ब्रुनई के साथ में भारत ने अपना स्पेस कॉपरेशन कर रखा है। स्पेस के सेक्टर में हम लोग ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रहे थे, बट हुआ क्या, मामला वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, या जिस पे फोकस नहीं किया गया। तो अभी क्या हो रहा है, उस कॉपरेशन को आगे और बढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट्स के मामले में ब्रुनई और भारत मिलकर काम करेंगे। और जब कल पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे, तो वहां पे सिंगापुर के जो नए प्रधानमंत्री अभी जो इसी साल चुनकर आए हैं मई के महीने में, जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, तो इनके साथ में भी डिस्कशन होगा। और सिंगापुर में भारत एक स्पेशल फोकस ये करने वाला है कि सिंगापुर के साथ में सेमीकंडक्टर और डिजिटल कॉपरेशन, जितना भी हेल्थ केयर स्किलिंग है, इस सेक्टर में एक एग्रीमेंट करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो सिंगापुर हो दोस्तों या फिर ब्रुनई हो, ये दोनों के दिनों देश आसियान कंट्रीज़ हैं। ये आपको पता होगा। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के ये दोनों देश हिस्सा हैं। इसमें सिंगापुर तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आप चाहे व्यापार के मामले में देख लो या इन्वेस्टमेंट के मामले में भी देख लो, तो सिंगापुर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है भारत में। ब्रुनई के साथ में भी हम लोगों ने व्यापार किया है, लेकिन पिछले कुछ समय पर व्यापार थोड़ा सा कम हुआ। अगर आप केवल भारत और ब्रुनई के बायलैटरल ट्रेड को देखेंगे तो वो $500 मिलियन के आसपास का देखने को मिला पिछले 10 सालों में। लेकिन ये अभी यहाँ पर
पिछले 1-2 सालों में कम हुआ। रीज़न ये है कि हम ब्रुनेई से तेल वगैरह मंगा रहे थे, अभी रशिया से हम लोग थोड़ा डिस्काउंट में ऑयल मंगा रहे हैं, तो डिस्काउंट वाला ऑयल मिल रहा है तो हमने रशिया से ज़्यादा फ़ायदा गेन किया है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रुनेई से इंपोर्ट हमारा कम हो गया। लेकिन जो ये मीटिंग है, यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है कि जो हमारी एलएनजी है, ये एलएनजी को हम परचेज़ कर सकते हैं ब्रुनेई से, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। फिलहाल जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। क्या डिस्कशन आते हैं, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमको थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ में जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर कल पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे तो वहां पर भी ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी न्यूज़ यानी खबर जो आजकल एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाली है। अभी के लिए कुछ ज़्यादा कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले तो दोस्तों आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये लोकेशन क्या है, क्योंकि प्लेसेस एंड न्यूज़ का भी एक कॉन्सेप्ट आपके कह सकते हैं सिलेबस का हिस्सा है। तो ब्रुनेई यहाँ पे लोकेटेड है। अगर इसका फ्लैग देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। इसको और डिटेल से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थाईलैंड, पीछे जाएंगे यहाँ पे म्यांमार नज़र आएगा, और इधर जाएंगे तो इंडिया नज़र आएगा। सपोज इधर इंडिया है और इंडिया से आपने चलना है साउथ ईस्ट एशियन साइड पे, तो ये आसियान देश हैं। यहीं पर ये छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, जिसके कैपिटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बेगवन। तो यहीं पर पीएम मोदी करंट समय पर पहुँच चुके हैं। ब्रुनेई को जूम करके देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब ब्रुनेई मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। ये आप देख पाएंगे आसपास के इसके देश आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे सिंगापुर की, तो जस्ट बगल में ही सिंगापुर है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों देशों को विजिट कर रहे हैं। तो इंडिया का यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये रहा सिंगापुर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ब्रुनेई है। तो ब्रुनेई सिंगापुर जस्ट अगल बगल में ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली लोकेशंस। तो जो भी और डिटेल्स आएंगी वो अपडेट करके मैं आपके सामने आगे डिटेल शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर यह आर्टिकल देखा, उससे पहले आर्टिकल देखा, और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सब में प्रॉपर डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वो सभी डेटा दोस्तों एक पीडीएफ में स्टोर करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के सभी कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। साल ब साल के कंटेंट एक ही जगह पे स्टोर हुए हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, ना ही कोई स्टोरेज की दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है। तो आपका जो नोट्स हैं वो बनने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को 499 में ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, पेज नंबर 12 पर ही प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहो तो उसके कुछ की पॉइंट्स को लिख लेना। फिलहाल आपको मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। हुआ यहाँ पर यह है, फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, स्पेशली जहाँ पे हम थिएटर कमांड्स के ऊपर में फोकस करेंगे। तो एक बड़ी मीटिंग होगी कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, जहाँ पे थिएटर कमांड के ऊपर फोकस किया जाएगा। थिएटर कमांड्स को लाने की बात की जा रही है। दोस्तों आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इंटर थिएटर कमांड्स के बारे में। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होते क्या हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा और बेसिक चीज़ें जाननी होगी। देखिए, आज अगर हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को देखते हैं तो उसमें हमारे पास में हमारी आर्मी है ना, उसके अलावा हमारी नेवी है, देन उसके बाद में हमारे पास में हमारी एयर फोर्स है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। वैसे कोस्ट गार्ड भी आपको देखने को मिलता है, बट अभी यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेस हैं। और ये आर्म्ड फोर्सेस हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रही हैं। इनके अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स बने हुए हैं। जैसे एक फ़ोटो ये दिखाता हूँ। अगर आज के समय पर आप देख पाओगे तो एक डेटा और था यार, कहाँ है वो डेटा, हाँ ये रहा। देखिए,
आज के समय पर दोस्तों आप देख पाएंगे तो हमारे पास में टोटल 17 अलग अलग सिंगल सर्विस कमांड्स हैं, यानी अलग अलग यूनिट। तो आर्मी की हमारे पास में 7 यूनिट हैं देश भर में अलग अलग जगह पर, एयरफोर्स की 7 अलग कमांड्स हैं और नेवी की हमारे पास में 3 कमांड हैं। तो ये तो हो गई 17 सिंगल सर्विस कमांड। और 2 हमारे पास में ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, अंडमान निकोबार वाली कमांड है और दूसरी द स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है, ठीक है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को भी हैंडल करती है। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि हम क्या करें कि जैसे अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों की यूनिट्स अलग अलग बनाई गई हैं देश भर में। हम चाहते हैं कि तीनों को आपस में मिला दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। इस वजह से इंटीग्रेट थिएटर कमांड का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे। इससे तीनों का मेल मिलाप इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा, साइनर्जी बेटर हो पाएगी। अब पता है ये ऐसे थिएटर कमांड लाने का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? एक कमेटी थी, शेकेतकर कमेटी। इन्होंने ही रेकमेंड किया था कि इस तरीके से हम एक तो सीडीएस की पोस्ट बना सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और थिएटर कमांड्स बना सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यहाँ से आया है, इस कमेटी से आया है, ये बेसिक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं आज हमारे देश में, जिसमें जैसे आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ। ये आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारी आर्मी का यूनिट है एक, है ना। उसके अलावा यहाँ पे आर्मी के और भी कई सारी जगह पे यूनिट्स आपको नजर आएंगे। ये सिग्नल बने हुए हैं, यहाँ पर साइन बने हुए हैं, आर्मी के ये सभी यूनिट्स हैं जगह जगह पर। ये आपको आर्मी का यूनिट, ये आपको आर्मी का यूनिट ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर है आर्मी। तो ये सब आर्मी के कमांड्स प्रेजेंट हैं। फिर एयरफोर्स के कमांड्स को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक एयरफोर्स का कमांड ये है, एयरफोर्स का कमांड ये है ना। फिर एयरफोर्स की यूनिट एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है ना। फिर उसके अलावा यहाँ पर है। फिर ऐसी नेवी का यहाँ पर आप देख पाएंगे तो नेवी की यूनिट्स हमारी कम है। तो नेवी की यहाँ पर एक यूनिट ये है, 3 है ना, अभी हमने डिस्कस किया था, एक ये है और एक यहाँ पर ये है, सदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, और यहाँ पर है ईस्टर्न कमांड। तो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड, हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि तीनों को मिलाकर, जैसे ये अलग अलग यूनिट्स काम कर रहे हैं, 17 सिंगल सर्विस यूनिट्स काम कर रही हैं, हमारा मेन पर्पज़ है तीनों को, इन सब यूनिट्स को मिलाकर 3 अलग से इंटीग्रेटेड यूनिट्स बना दी जाएं। 3 ऐसे बड़े बड़े कमांड्स बना दिए जाएं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल होंगे और देश के अलग अलग हिस्सों को वो संभाल रहे होंगे। जैसे मान लो आज जैसे यहाँ पर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट होता है इस पर्टिकुलर रीजन में या नीचे वाले हिस्से में, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तीनों को साथ में इकट्ठा होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सभी यूनिट, सभी कमांड्स अलग अलग काम कर रहे हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि ये सब साथ में रहेंगे, देश के 3 हिस्सों को अलग तरीके से देख रहे होंगे, तो इससे देश की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चाइना, यूएस जैसे देश अपना रहे हैं। तो 3 नए कमांड्स बनाने की बात की है। वो 3 नए कमांड्स कौन कौन से होंगे? एक होगा वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो कि इस वाले भाग को संभालेगा भारत के। फिर दूसरा होगा ईस्टर्न थिएटर कमांड, जो इस वाले भाग को संभालेगा। फिर होगा सदर्न थिएटर कमांड, ये होगा ये वाला हिस्सा जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो हमारा समुद्र से बाउंड्री को शेयर कर रहा है भारत का, उस वाले हिस्से को ये देखेगा। इसमें स्पेशली यानी पेनिनसुलर वाला जो इंडिया है, इसमें देखो तीनों कमांड्स जो बने हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि एक आर्मी को दे दिया जाएगा, नहीं, तीनों में तीनों फोर्सेस शामिल होंगी। जैसे जो वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा, इसमें हमारी आर्मी के यूनिट्स भी होंगे, एयरफोर्स भी होंगी, है ना। अब आर्मी, एयरफोर्स यहाँ पर होंगी, हमें नेवी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्र की कोई भी ऐसी बाउंड्री है नहीं, तो नेवी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारी जो आर्मी और एयर एसेट्स है उसको शामिल कर देंगे, जो चाइना को फेस करेंगे। तो इधर यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स को इकट्ठा कर देंगे, इधर आर्मी, एयरफोर्स को इकट्ठा कर देंगे। तो वो इन 2 पर्टिकुलर एरियाज़ को यहाँ पर वो देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, अगर कहीं पर भी बॉर्डर पर समस्या आती हैं तो, क्योंकि यहाँ पर नेवी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेवी की रिक्वायरमेंट हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा है, तो यहाँ पे आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी और एयरफोर्स भी होगी, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो कहीं भी किसी भी भाग में एयरफोर्स की ज़रूरत होगी, नेवी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर तीनों साथ में एक्टिव रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर 3 कमांड्स बनाने की बात की गई है, इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, इससे क्या होगा, हम अपने मिलिट्री के रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। अभी क्या होता है, ये तीनों जो कमांड्स है वो सेपरेटली काम कर रही हैं, तो उतना बेटर कम्युनिकेशन, उतना बेटर साइनर्जी यानी मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो हमारा मेन पर्पज़ है तीनों ही यहाँ पे फोर्सेस को साथ में लेकर आ जाए और तीनों की ताकत एक साथ जुटा दी जाए। तो कोई भी इशू आएगा, तीनों साथ मिलकर एक साथ एक्शन ले सकते हैं। अभी कोई ऐसा इशू आता है तो इकट्ठे होने में भी समय लगता है।
तो ये भी दोस्तों कई सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर में। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, बताया ये जाता है ना कि ये अगर हम कोऑर्डिनेशन बना देंगे तो इससे साइनर्जी बड़ी हो जाएगी। और ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो ये कॉन्सेप्ट अपना रही हैं, इस पर वर्क कर रही हैं। जैसे चाइना है, रशिया है, यूएस, यूके, इवन फ्रांस भी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है। यूएस चाइना के अपने थिएटर कमांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने तीनों फोर्सेस को शामिल कर दिया है, साथ में मिलकर यहाँ पर तीनों फोर्सेस वर्क कर रही हैं। ये ढेर सारी अलग अलग कमांड्स होने के बजाय 3 कमांड होंगी जो देश के तीनों हिस्सों को बड़ी तरीके से संभाल रही होंगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या बताया जा रहा है, इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर कम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो फाइनेंशियल कॉस्ट है यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आएगी। जैसे आज के समय पर हमारी आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, इनके साथ साथ कमांड है। नेवी के पास में 3 कमांड है, 2 ट्राई सर्विस कमांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ट्राई सर्विस कमांड भी हैं बट वो 2 ही हैं। तो यहाँ पे ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस, डिफेंस साइबर एजेंसी। तो ऐसे नए नए जो और भी कॉन्सेप्ट है वो आ सकते हैं इसी से इवॉल्व होके। बाकी ये जो हमने अभी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको एक एक्ट के माध्यम से लाने की बात की है, जिसको लेकर अभी लखनऊ में डिस्कशन होने वाला है। वही हम लोग ने अभी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। तो दोस्तों जो जॉइंट सर्विस कमांड होगा इसको कैसे चलाया जाएगा, ज़रा ये बात सुनिए। कंट्रोलिंग पावर किसके पास में होगी, तो यहाँ पे एक व्यक्ति होंगे कमांडर इन चीफ या ऑफिस इन कमांडर। तो ये जो इंटीग्रेटेड पूरा कमांड बनेगा उसके कमांडर इन चीफ या ऑफिस इन कमांडर होंगे, जो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी कमांड, अपने यूनिट को कमांड देने का काम करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। इन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पूरे कमांड के डिसिप्लिन को मेंटेन करके चल सकें, है ना, और प्रॉपर तरीके से जो सर्विस है वो उस कमांड की प्रोवाइड करवा सकें। क्वेश्चन ये है, क्या इसमें सरकार का रोल बढ़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, इस इंटीग्रेटेड कमांड के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपरिंटेंडेंट्स होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रहेंगे। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डायरेक्शन जारी करेगी इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जब देश की कोई सिक्योरिटी की बात आएगी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर सकती है या और भी चीज़ें नोटिफाई कर सकती है ना। तो ये भी यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर जो कमांडर इन चीफ बनाए जाएंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, कमांडर इन चीफ बनने के लिए जो पूरे इतने बड़े कमांड को संभालेगा, उसको पूरे को कमांड देगा, तो दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पर जनरल ऑफिसर हो ऑफ द रेगुलर आर्मी, है ना, स्पेशली ब्रिगेडियर की रैंक से ऊपर का व्यक्ति, या फ्लैग ऑफिसर ऑफ द नेवी या रैंक ऑफ एडमायरल या फ्लीट एडमायरल के यहाँ पर इस रैंक के ऑफिसर हो सकते हैं। या जब हम एयर ऑफिसर की बात करते हैं तो एयर फोर्स के जो मेन एयर ऑफिसर हैं जिनकी जो रैंक है वो ग्रुप कैप्टन से ऊपर होनी चाहिए, ये लोग एलिजिबल होंगे कमांडर इन चीफ बनने के लिए। एक कमांड एयर फोर्स ऑफिसर को, एक कमांड फ्लैग ऑफिसर को जो नेवी के होंगे, और एक कमांड रेगुलर आर्मी जनरल ऑफिसर को यहाँ पर सौंपी जाएगी। इससे क्या होगा, तीनों के हाथ में कमांड्स हैं और तीनों यहाँ पर एक बड़ी यूनिट्स को देख रहे होंगे। बड़ी यूनिट्स हमारे भारत के 3 बड़े हिस्सों को आराम से मैनेज कर रहे होंगे, जहाँ पे तीनों फोर्सेस मिलकर वर्क कर रही होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन वीडियो से सपोर्ट मिलता है तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। चलिए, अगला हमारा न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन बना दिया है, जिसकी वजह से ये चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, आज के न्यूज़पेपर में ज़बरदस्त टॉपिक है, कहना पड़ेगा। तो ये टॉपिक क्या है जरा समझते हैं। केंद्र सरकार ने कल के दिन 23वां लॉ कमीशन बना दिया। इससे पहले जो 22वां लॉ कमीशन था वो ख़त्म हो चुका है, उसका टाइम पीरियड 31 अगस्त को समाप्त हो गया। इस वजह से 23वां लॉ कमीशन बन गया है। अब ये 23वां लॉ कमीशन कब तक वर्क करेगा? आने वाले 3 साल तक ये काम करने वाला है। तो जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सब कुछ होता है यहाँ पर मंडे में। अब ये जो लॉ कमीशन बनाया गया है इसके चेयरपर्सन बनाए जाएंगे, फुल टाइम मेंबर्स होंगे, इसमें मेंबर सेक्रेटरी होंगे, वो सब मिलकर इस लॉ कमीशन को चला रहे होंगे। समझ गए? तो धीरे धीरे करके कौन कौन मेंबर्स बनेगा वो पता चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर केवल लॉ कमीशन बन चुका है और 23वां लॉ कमीशन बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहीं से ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ज़रा स्क्रीन पर देखो, मैंने सब चीज़ें नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दी है। पहली चीज़, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये होता क्या है ज़रा ये जान लो।
इसका 23वां कमीशन जो बनाया जा रहा है। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉपर एक बॉडी है, एक नॉन स्टैचुअरी बॉडी जिसको भारत सरकार बनाती है। ये एक ऐसा कमीशन है जिसका मेन काम क्या है, हमारे देश में जितने भी नियम हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को इंश्योर करने का काम इस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कई बार हम एड हॉक बॉडी बोल देते हैं, यानी कि टेम्पररी बॉडी है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पर्पस के लिए लेकर आया गया है। वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अभी 3 ईयर्स के लिए यहाँ पर यह बॉडी वर्क करने वाली है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी का भी काम करती है, यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे एडवाइस देता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि कौन कौन से नियम में कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे उसको लागू करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसको कहीं पर भी भारतीय संविधान के अंदर में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 39A का जरूर से हिस्सा इसको माना जा सकता है। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है, जरा ये जान लो। दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 39 ये बोलता है, ये इंश्योर करता है कि जो भारत का लीगल सिस्टम है, जो हमारा लॉ है, जो कानून है, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को जस्टिस दे सके और कानून के नज़रिए में सभी लोग यहाँ पर बराबर रह सकें। तो एक फ्री लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि हमारे देश में कोई भी नागरिक ऐसा ना हो जिसको यहाँ पर, अगर जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस ना मिले, न्याय ना मिले। अगर न्याय, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, होता क्या है आज के समय पर कई बार जो रिसोर्सेस है वो कम रहते हैं लोगों के पास में, है ना, तो वो उसको न्याय ना मिल पाता है। तो होता यहाँ पर यही है कि आर्टिकल 39 के माध्यम से यही दिया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं, चाहे कैसी ही प्रॉब्लम हो, है ना, लेकिन उसको न्याय से परे ना किया जा सके। अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो अपॉर्चुनिटी है उसके पास में न्याय मांगने की, न्याय लेने की। ठीक है। तो इसी के आधार पर हमारे पास में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। वैसे अलग से यहाँ पे संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बस इसको आर्टिकल 39A के एक हिस्से के तौर पर यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। काम क्या है इस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, वो आप समझ ही चुके हैं। अब एक और बात आती है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का इतिहास क्या रहा है, ज़रा ये जानिए। दोस्तों, ये बॉडी कब बनाई गई? हमारे देश में आज़ादी से पहले की अगर हम बात करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस वाले एरा में, तो इस लॉ कमीशन को 1834 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। एक चार्टर एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया। उस समय पर उस कमीशन को लॉर्ड मैकले ने यहाँ पर चेयर किया। ये देश की आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास में जो लॉ कमीशन बना वो 1955 में आया, 1955 में। उसको हेड किया गया MC सेतलवट के थ्रू। अब एक और रेलिवेंट चीज़ है, देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक 22 लॉ कमीशंस बन चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो जो अभी रिसेंट लॉ कमीशन था वो 22वां वाला था, जो अभी 31 अगस्त को समाप्त हुआ है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है। तो जो 31वां लॉ कमीशन था उसको जस्टिस ऋतुराज अवस्थी यहाँ पर चेयर कर रहे थे। नाउ अब यहाँ पर दोस्तों जो नया बनाया गया है, ये 23वां यहाँ पे लॉ कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। वो 22वां था, ये 23वां लॉ कमीशन है। क्वेश्चन यह है, लॉ कमीशन बनाया कैसे जाता है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, लॉ कमीशन बनता है जब हमारी केंद्र सरकार एक रेजोल्यूशन को पास करती है, और उस रेजोल्यूशन का मेन पर्पस यही होता है कि हमें एक नया कमीशन बनाना है। जब पहले पुराना वाला कमीशन एक्सपायर हो जाएगा तो हमें नए कमीशन बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। अब मान लो रेजोल्यूशन पास हो गया, तब प्रेसिडेंट यहाँ पे अप्रूवल दे देंगे सरकार को। सरकार की यहाँ पे पूरी तरह से छूट मिल जाती है, लिबर्टी है उनके पास में कि वो किसी को भी चेयरपर्सन चूज़ कर सकते हैं इस नए कमीशन का। अब उसी लॉ कमीशन का काम है देखना कि भाई न्याय सही तरीके से, जो लॉज हैं, जो कानून है, वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं देश में या नहीं। अब सवाल ये भी है, ये बॉडी ठीक है चर्चाओं में है, क्या इसने इतिहास में कोई बड़े डिसीजन लिए हैं या नहीं लिए हैं? क्योंकि आपने अभी बोला रिकमेंडेशन देने का काम करती है, कोई लॉ में सुधार करना है तो ये बताता है। तो ऐसा कुछ पहले हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है लॉ कमीशन की 170वीं जो रिपोर्ट है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी इलेक्शन के अंदर बदलाव करने की बात करता था। फिर 1999 में यहाँ पे आप देख पाएंगे लॉ कमीशन ने एक और सुझाव दिया कि हमारे देश में लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ में हो जाने चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, वही वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देश में एक बार में इलेक्शन निपट जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बार बार लोग यहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं, अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस तरीके से परेशान रहते हैं।
इससे क्या होगा, सरकार की स्टेबिलिटी बन जाएगी, गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक रिकमेंडेशन था यहाँ पे लॉ कमीशन का। दूसरा, लॉ कमीशन की 262वीं जो रिपोर्ट थी दोस्तों, इसने ये रिकमेंड किया कि जो डेथ पेनल्टी होती है, जो मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। स्पेशली कुछ क्राइम्स को छोड़ के, मान लो कुछ ऐसे अपराध हैं जो बिल्कुल आतंकवाद से रिलेटेड हैं, जो कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है किसी को छोड़ना, तो वैसे अपराध को छोड़ के, नहीं तो फिर डेथ पेनल्टी को ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लॉ कमीशन की अपनी खुद की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। एग्जाम के लिए एक और आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है और आजकल बहुत चर्चाओं में भी, आपने देखा होगा जगह जगह पे वर्ड ट्रेंड कर रहा है IC-814, फिर ट्रेंड कर रहा है द कंधार हाईजैक। तो कंधार हाईजैक यहाँ पर क्या है दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं। आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा और अभी के समय पर ये क्यों चर्चाओं में आ रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पर कंधार हाईजैक की जो ये पूरी मूवी है ना, वो यहाँ पर रिलीज़ होती है 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर में। ये आप देख पाएंगे, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स लिखा है। 29 अगस्त को यहाँ पर ये मूवी रिलीज़ हुई। वेब सीरीज़ है जो भी है, ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में जो कांधार हाईजैक हुआ था, है ना, जो हमारा IC-814 प्लेन है उसको हाईजैक किया गया था। हाईजैक करने के बाद में अफगानिस्तान के कंधार में ले जाया गया था, उसके बारे में यहाँ पर ये समझाया गया। ठीक है, इस मूवी में, सॉरी इस वेब सीरीज में जो भी है, इस वेब सीरीज में दिखाया गया। तो वेब सीरीज में जो भी चीज़ दिखाई गई, इसको लेकर दोस्तों देश भर में एक कंट्रोवर्सी निकल कर आ गई, एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स का एक्सप्लेनेशन भी मांगा है कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया है। सवाल यह है कि आखिरकार हुआ क्या। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊं कि आखिरकार हुआ क्या, उससे पहले ये जान लो कि आखिरकार इस वेब सीरीज़ का क्या रिलेशन है उस जो कांधार हाईजैक की हम बात कर रहे हैं उस हाईजैक के बारे में। देखिए, कांधार हाईजैक के जब बारे में बात करते हैं तो ये बात है 1919 की, तो 1999 की ये बात है। एक प्लेन है जिसका नाम है IC-814। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेन है दोस्तों, ये काठमांडू से आ रहा था न्यू दिल्ली, लेकिन काठमांडू से यहाँ पर इसको हाईजैक कर लिया जाता है। पाकिस्तान का एक कनेक्शन बताया जाता है, हालांकि पाकिस्तान बाद में मना करता है कि नहीं हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें कुछ आतंकवादी होते हैं और वो आतंकवादी क्या करते हैं, इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और हाईजैक करने के बाद में, वैसे तो ये प्लेन न्यू दिल्ली उतरना था, लेकिन हुआ क्या, इसको सीधा अमृतसर ले गए, क्योंकि इनका मेन पर्पस था कहाँ पे ले जाना, अफगानिस्तान में ले जाना। तो अमृतसर ले गए, तो अमृतसर में क्या हुआ, फ्यूल वगैरह ख़त्म हो रहा था इस प्लेन का, तो फ्यूल वगैरह भरवाया। फ्यूल भरवाने के बाद में इसको सीधा यहाँ पर ये पाकिस्तान ले जा रहे थे। अब पाकिस्तान ले जा रहे थे, लाहौर में उतारने का प्लान था, बट यहाँ पे पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अगर हम उतारवा देंगे तो फिर दुनिया कहेगी हमने हाईजैक करवाया, हालांकि कनेक्शन है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पूरा मामला आया। तो लाहौर में जब उतरने नहीं दिया गया तो दोस्तों इन्होंने इस प्लेन को सीधा घुमा दिया दुबई की साइड तक। दुबई तक पहुँचते पहुँचते बीच में प्लेन में एक व्यक्ति को यहाँ पर इन्होंने मार भी दिया था, जितने पैसेंजर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। दुबई में कुछ लोगों को उतारा भी। अब होता यहाँ पर यह है कि दुबई से सीधा यहाँ पर ये इस प्लेन को ले जाते हैं, कहाँ पर, कांधार में, यानी अफगानिस्तान में एक जो जगह है कांधार, यहाँ पे ले गए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हाईजैकिंग करी गई थी इस पर्टिकुलर प्लेन में। ये बात दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। तो बताया यह भी जाता है कि हर एक व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चा यहाँ पे जानता है कि जो हाईजैक हुआ है IC-814 का काठमांडू से, ये पाकिस्तानी ISI बैक जो टेररिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे, उन सब लोगों ने मिलकर इस पूरे प्लेन को हाईजैक किया। तो हाईजैक करने के बाद में बताया ये गया कि कौन कौन इसमें लोग शामिल थे। तो ये वो लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन सब ने मिलकर इस प्लेन को हाईजैक किया था। तो हाईजैकर्स ऑफ IC-814 के नाम है इब्राहिम अथर, सनी काजी, उसके अलावा शाहिद सैयद, उसके बाद मिस्त्री जहूर और शाकिर। ये कुछ नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन लोगों के जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया। क्वेश्चन यह है, हाईजैक करने के बाद कुछ मांग तो हुई होगी। तो हाईजैक करने के बाद में मांग ये थी इन टेररिस्ट की कि भारत में जो आतंकवादी बंद हैं उनको रिलीज़ किया जाए। और किन किन आतंकवादियों को छुड़वाने की मांग की गई दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे नाम है मुश्ताक अहमद जरगर, फिर उसके बाद में मौलाना मसूद अज़हर जिसने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, फिर उसके बाद ओमार शेख। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे मसूद अज़हर की बात करते तो मसूद अज़हर रिलीज़ हुआ है ना, और उसके बाद इसने कई सारे हमले भी करवाए भारत के अंदर में। तो अभी होता यहाँ पर यह है कि इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई इस हाईजैकर्स के माध्यम से, इन हाईजैकर्स ने। तो जब यहाँ पर इनको छोड़ा गया,
क्योंकि उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, इन हाईजैकर्स को रिलीज़ कर देते हैं, सॉरी इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। इनको यहाँ पर एक प्लेन से पहुँचाया जाता है अफगानिस्तान में, और फिर उसके बाद में लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, यानी जो हाईजैक कर लिया गया था प्लेन उसको फिर भारत में वापस से लेकर आया जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर इस तरीके की हाईजैकिंग चली, आतंकवादियों की मांग की गई, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस हमारे सामने निकल कर आया। ये 5 लोग शामिल थे जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर शेयर करे। तो क्वेश्चन ये है, कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि जो ये वेब सीरीज यहाँ पर दिखाई गई है इस कांदाहार अटैक के बारे में, इनमें आतंकवादियों के नाम बदल दिए गए। जो रियल नाम थे, जैसे मैंने आपको बताया, इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सैयद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर, इब्राहिम शाकिर, ये नाम थे यहाँ पर उन आतंकवादियों के। लेकिन इन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर में नाम बदल दिए, और नाम बदल कर किसी का नाम रख दिया भोला, और किसी का नाम रख दिया शंकर, और किसी का नाम यहाँ पर किसी को चीफ, डॉक्टर, बर्गर के तौर पर यहाँ पर ये जो नाम है ये रेफ़र किया गया इन आतंकवादियों को। तो वही बोला जा रहा है कि भाई ये जो नाम है, जब दुनिया भर के सामने है, सब कुछ यहाँ पे सबको पता है, तो आप यहाँ पे जो ये नाम है वो ऐसे क्यों छिपा रहे हैं? और नाम भी आपने बदल के रखे क्या क्या हैं, जिसको लेकर यहाँ पे जो राजीव चंद्रशेखर हैं बीजेपी लीडर, उन्होंने मेंशन भी किया है कि आखिरकार ये जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जब नाम ये थे तो आपने वेब सीरीज़ के अंदर में मैनिपुलेशन करने के लिए ये हिंदू नेम्स यहाँ पर क्यों डाल दिए? हिंदू नेम्स का क्या कनेक्शन है भोला, शंकर, और ये आपने जो नाम यहाँ पे रख दिए हैं, इसका क्या मतलब है, ये समझाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नोटिस दिया है नेटफ्लिक्स को। अब देखते हैं नेटफ्लिक्स का क्या एक्सप्लेनेशन होता है, या इन वेब सीरीज़ को जो भी जिन्होंने बनाया है, शायद ये नाम लिखा हुआ है अनुभव सिन्हा जिन्होंने क्रिएट किया है, वैसे पता नहीं इसके बारे में। भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये मामला चर्चाओं में आया, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, और आज भी अखबार में आया है। तो आपके सामने ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। कांदाहार पूरा हाईजैक क्या था वो मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, उसके बाद में अपने सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। वैसे हमारे पास में अभी एडिटोरियल भी है, एडिटोरियल वो वाला मैंने सेव करके रख रखा है, देखो प्रोवाइड करवा दिया है, ये मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। पीपीटी कंटेंट सब कुछ रेडी है, चाहो तो आप पढ़ लेना एक बार। तो वीडियो थोड़ा डिले हो गया यार, माफ़ी चाहूँगा, बाकी मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। तो जो यहाँ पर आपका आर्टिकल रह गया है इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज का यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये था कि ये जो फ्रेगाइल 5 वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन कौन से 5 देश हैं जो इसका हिस्सा हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ दोस्तों फ्रेगाइल 5 का पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। ये ध्यान रखिएगा, फ्रेगाइल 5 का जो ये पूरा टर्म है ये किसके थ्रू दिया गया था? मॉर्गन स्टैनली ने दिया था 2013 के अंदर में। और ये क्यों दिया गया था? ये वो कंट्रीज़ थी जिनकी जो मार्केट इकोनॉमीज़ है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ थी। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दर्शाई, जिस वजह से ये कुछ कंट्रीज़ के नाम इस पर्टिकुलर फ्रेगाइल 5 में रखे गए। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।